आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और मैं हूं हर्षदा सावंत। मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी बात, बाजार में मई सीरीज के पहले दिन कमजोरी देखने को मिली है। ऊपरी स्तरों से लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं बाजार, हालांकि मिड कैप्स में थोड़ी खरीदारी दिखाई दी है। दरअसल लंबी छुट्टियां हैं बाजार में और ऐसी स्थिति में 3 दिनों की छुट्टी के पहले शायद कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हल्का रहता है, थोड़ी मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे भी आप देखें तो पिछली सीरीज के आखिर में यानी कल फाइनली बहुत कम पोजीशंस रोल हो रही थी रिलेटिवली। अगर आप पिछले 3 सीरीज के मुकाबले में देखते हैं तो निफ्टी में तो जो ओपन इंटरेस्ट बाकी बचा है वो करीबन 20% हल्का है पिछली सीरीज के औसत ओपन इंटरेस्ट के मुकाबले। तो लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऐसे भी तेजी करने का कम हो रहा था और ऐसे में छुट्टियां भी आ गई हैं। लेकिन आज भी आप देखिए जो ये गिरावट आई है उसमें रियल एस्टेट सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर हमने पिछले 2 सेशन से मुनाफा वसूली देखी है और वो बढ़ती हुई आज नजर आई है। इसके अलावा एफएमसीजी एक और सेक्टर, लेकिन मदद कहां से आई है? सरकारी बैंकों से। और ये एक सेगमेंट आप देख सकते हैं आज निजी बैंकों के मुकाबले सरकारी बैंक तेजी में है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी को भी पूरी मदद आज पीएसयू बैंक से ही मिल रही है, क्योंकि एक बार फिर मर्जर की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस तेजी के पीछे दरअसल मर्जर के मुकाबले ज्यादा बड़ी वजह यह है कि नतीजे बेहतर आने की उम्मीद जगी है। तो सरकारी बैंकों के रिजल्ट में काफी सुधार हो सकता है इस क्वार्टर में। इसके पहले खरीदारी इस वक्त आप आते हुए देख रहे हैं। मेटल और ऑटो 2 और सेक्टर जो काफी मजबूत है। ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? देखिए इंडिया विक्स 11 के भी नीचे फिसल गया है और ये रिकॉर्ड लेवल्स पे है। इनफैक्ट इस वक्त 11 के नीचे बहुत कम दिखता है। तो इंडिया विक्स में जो गिरावट आ रही है वो ये बता रही है कि नई राइटिंग हो रही है। राइटिंग किस तरह की हो रही है? एट द मनी ऑप्शन यानी 9300। तो 9300 का कॉल भी और पुट भी दोनों बिकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि इस विक्स लेवल पर यह बड़ा रिस्की है हर्षदा। और हमने देखा है वो रिस्क लगातार निफ्टी के लेवल्स में देखने को मिली है प्रदीप, क्योंकि 9300 के नीचे कई बार निफ्टी फिसला है। इस समय आप देखेंगे 9303 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 9286 दिन का लो था, वहां से हम रिकवर कर पाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन क्लोज पर देखना होगा कि क्या हम 9300 को होल्ड कर पाते हैं या नहीं। सेंसेक्स भी अब 100 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी और साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स पर एक नजर डालें तो मिड कैप इंडेक्स में आज सुबह से कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एक समय ऐसा था कि लगभग ये 75-80 पॉइंट ऊपर था। निफ्टी बैंक में दिन के लो से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और सरकारी बैंकों की जो आप बात कर रहे थे उनसे काफी सहारा मिला है। तो ऐसे में आज कहां होगी हमारी नजर अगले कुछ 1 घंटे के दौरान? डीबीएस की एक रिपोर्ट आई है। भारत की रेटिंग के अपग्रेड का आधार तैयार हो चुका है। क्या मानती हैं राधिका राव, जानेंगे उनसे। इसके अलावा आज इस कार्यक्रम में हमारी नजर होगी सुप्रीम इंडस्ट्रीज के एमडी एमपी तापड़िया से बातचीत करेंगे नतीजों के बाद। घरेलू फंड कहां देख रहे हैं कमाई के मौके, जानेंगे यूटीआई म्यूचुअल फंड के संजय डोंगरे से जो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा रोज की तरह कुछ ही देर में लेकर आएंगे लॉन्ग और शॉर्ट 3 बजे लेकर आएंगे आपके लिए दिग्गजों के निफ्टी कॉल और 3:15 पर बीटीएसटी या एसटीबीटी यानी आज लगाओ कल कमाओ की स्ट्रैटेजी भी होगी। लेकिन उन स्टॉक्स पर अब नजर डालते हैं जहां पर आज एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। तो बाजार को कहां से सहारा मिल रहा है? निफ्टी में जो बढ़ने वाले शेयर है ये पहले आपकी स्क्रीन पर आते हुए ओएनजीसी 3% ऊपर, मारुति कल के एकदम फ्लैट क्लोज के बाद 3% का उछाल, हिंडाल्को, बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉश जैसे काउंटर्स में आज खरीदारी के अंश बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रेशर पॉइंट्स में आप देखेंगे आईटीसी, बीपीसीएल, भारती इन्फ्राटेल 2 से 2.5% की गिरावट इन सभी काउंटर्स में बनती दिखाई दी है। इसके अलावा जो काउंटर्स हैं जिनमें आज हरकत देखने को मिली है, नंबर्स जिन कंपनियों के आए हैं उस पर रिएक्शन। फेडरल बैंक एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कंपनी ने पोस्ट किया 14% ऊपर। महिंद्रा सीआई ऑटो में भी हम नंबर्स के बाद देख रहे करीब 7% का उछाल। इंडिया बुल्स रियल और उज्जीवन में हालांकि मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है। कुछ सेक्टोरली अगर देखें बाजार की चाल तो बैंक्स में काफी एक्शन है और छोटे बैंक देना, कैनरा, सिंडिकेट, यूनियन, इन सब में हम देख रहे हैं 5 से 6% का उछाल बनता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, मेटल्स में भी आज चमक देखने को मिली है। याद रखिएगा पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में मुनाफा वसूली हावी थी इन काउंटर्स में ज्यादा। वेदांता, हिंडाल्को में एक पुल बैक आया है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी अब करीब 1% ऊपर। मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में इस समय कारोबार कर रहा है। तो तेजी कहां पर है? एमटेक ऑटो में अच्छा खासा उछाल। ऑफ कोर्स वो बाहुबली का इंपैक्ट तमाम मल्टीप्लेक्स सिनेमा रिलेटेड काउंटर्स में देखने को मिला है। मुक्ता आज आउट परफॉर्म कर रहा है। मैक्सटेक, सुंदरम फास्टनर्स ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशन आज।
लेकिन सेल साइड की पोजीशंस में आप देखेंगे कुछ काउंटर शिल्पी केबल, सुप्रीम पेट्रो, डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक्स आज भी मार खा रहे हैं। और आइए चार्ट्स पर नजर डालते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं निफ्टी के चार्ट, और कल हमने आपसे कहा था कि कल एक्सपायरी की वजह से शायद बाजार टिका हुआ है, और देखिए बिल्कुल सही साबित हुआ। कल हमने ये भी आपसे कहा था कि ऊपर की तरफ 9360-65 के आसपास जो हाइस बने हैं उसके ऊपर जाता हुआ बाजार दिखता नहीं है, नहीं गया, उल्टे आज गिरावट आई। आज की गिरावट में एक खास बात अगर आप देखें, ये आपके सामने पिछले 3-4 दिनों के चार्ट्स हैं, यहां से आप देख सकते हैं ये एक बड़ा शैडो बनता हुआ नजर आ रहा था जो हमने बुधवार के दिन शुरुआती घंटों के दौरान देखा था, और उसके बाद आखिरी घंटे के करीब भी फिर से देखने को मिला था। अब आज अगर आप देखें तो ये जो एक रेंज बनती थी इस शैडो को शामिल करते हुए, एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था ऊपरी स्तरों पे, और आज हमने उसको तोड़ा है, उसके नीचे आए हैं और फिर हल्का सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर गए हैं। लेकिन जाहिर है कि ये सपोर्ट अब टूट चुका है, और इसका मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं ये जो टॉप है वो कंफर्म हो रहा है। तो यहां पर आप अब 9370 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं किसी भी तेजी में। आज अभी तक का कारोबार देखते हुए हमारा अंदाजा है कि आज की क्लोजिंग 9320 के नीचे ही आएगी, इसके ऊपर जाता हुआ नहीं लग रहा उछाल में, एक हर्डल हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन नीचे की तरफ ये गिरावट अभी आगे और बढ़ सकती है इस पैटर्न को देखते हुए, और नीचे की तरफ अगर ये जाता है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं देखिए, एक ये आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये जो लकीर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमने यहां से खींची है क्योंकि ये पिछला इनफैक्ट टॉप है, स्विंग टॉप यहां पर बना हुआ था और उसके ऊपर हमने ब्रेकआउट दिया था, तो 9275 के आसपास दरअसल ये पहला सपोर्ट दिखता था, और आज हमने इसी सपोर्ट के आसपास इससे 6-7 पॉइंट ऊपर आज का बॉटम बनाया है। तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट था जिसको आज हमने देखा है। लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग सपोर्ट जो हमें आगे दिखता है किसी भी गिरावट में, वो दरअसल ये एक गैप एरिया आप बना हुआ देख रहे हैं, और इस गैप के अंदर आकर के ये स्टॉक को अगर सपोर्ट मिलता है तो करीब 9250 के आसपास, 9225 से 9250 आप कह सकते हैं, ये वो रेंज है। तो ये एक जोन है, अगर इसके नीचे ये बाजार फिसलता है तो फिर कंफर्मेशन होगा कि शायद गिरावट और लंबी चलेगी। लेकिन फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी नजर आती है, हालांकि आज की गिरावट हमें लगता है कि पूरी हो चुकी है। लेकिन ब्रॉड मार्केट क्या कहता है? फेयर एंड ग्रीड मीटर हमारा पॉजिटिव है, इनफैक्ट आप छोटे मझोले स्टॉक्स में खरीदारी होते हुए देख रहे हैं, माइल्ड पॉजिटिव है, भले ही 54 के आसपास का आंकड़ा पहले हम देखते थे जो 65 के करीब लगातार टिका हुआ था, वो दिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ी खरीदारी हो रही है बाजार में, नेट थोड़े पैसे आ रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि वो छोटे और मझोले स्टॉक्स में सिलेक्टिवली पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद लगता है कि जहां मौका मिला है वहां ट्रेडर्स फिर से एंट्री ले रहे हैं। हाँ, लेकिन कहां पर तेजी की पोजीशंस आप अपना सकते हैं और कहां पर अब आपने पोजीशंस वाइंड अप करनी है या फिर शॉर्ट करनी है, इस पर बात करते हैं। किरण जाधव हमारे साथ है। किरण, इनफैक्ट आज हम देख रहे हैं कई ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर निचले लेवल से अच्छी खरीदारी देखने को मिली या फिर सपोर्ट मिला है मार्केट को, उसमें सरकारी बैंक सबसे ऊपर है। इनमें से कोई जहां पर आपको लग रहा है एक लॉन्ग पोजीशन ऐड करने लायक है, स्पेशली छोटे बैंक्स में? कैन बैंक की काउंटर है जहां पे मुझे लगता है कि इधर से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। पहले से ही एक बहुत बड़ी मूव आज देखने को मिली है। अगर लॉन्ग पोजीशंस लेने हैं तो 344 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए 365 के लेवल्स, 369 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। देना बैंक एक दूसरा काउंटर है जहां पे एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस को आज तोड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस करीबन 41 रुपीज के करीब था, और अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 44 के करीब है, 43 पे ट्रेड कर रहा है। एक बार इधर से अभी भी बाय किया जा सकता है। 4150 का स्टॉप लॉस है जो कि ₹1.10 20 पैसे दूर है करंट लेवल से, और टारगेट्स के लिए हम 47-48 के लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर तेजी की कॉल है, लेकिन आज का जो सबसे जबरदस्त बैंक है वो तो है फेडरल बैंक। नतीजे के बाद देखिए, क्योंकि यहाँ पे एनपीए कम हुए हैं, और एनपीए कम होने की वजह से फेडरल बैंक में जो खरीदारी आई है, ओपन इंटरेस्ट करीब 30% बढ़ गया है, और 13-14% के आसपास का इजाफा दिखाई दे रहा है। डायरेक्टर साहब, अगर आपको स्टॉक दिखा पाए। बिल्कुल, फेडरल बैंक की हम बात कर रहे हैं, और ये इस वक्त आपके सामने। किरण, काफी तेजी हो गई या मौका है? प्रदीप जी, तेजी तो काफी हो चुकी है। 95 to 107 इतना बड़ी मूव फेडरल बैंक में पिछले 1-1.5 साल में इतनी बड़ी मूव देखने को मिली नहीं।
परसेंटेज वाइज। तो मेरा मानना है कि इधर बाइंग करना यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में फेवरेबल नहीं, इसलिए मैंने नहीं पकड़ा है। पर अगर आपका पोजिशनल व्यू है अगले 15 दिनों का, तो मुझे लगता है कि इधर भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस करीबन 98, 99 का रहेगा और टारगेट्स के लिए हम एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के अगर अवधि लेते हैं तो 118 से 122 के लेवल सबको देखने को मिल सकते हैं इस काउंटर में। शुक्रिया किरण, हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो ये फिलहाल इस समय की पोजीशंस की बात हो रही थी जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशंस खड़ी कर सकते हैं। फिलहाल फोकस सब मिड कैप और छोटे बैंकों में खरीदारी का ही है। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। इस मोड पर बाजार की चाल में कुछ खास बदलाव नहीं, 70 अंकों पर मिड कैप है और 9303 के आसपास ही निफ्टी अटका पड़ा है। आगे हमारे जानकारों से जानेंगे कि क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए यहां से आगे, खासकर इस नई सीरीज में। हमारे 2 मेहमान हमारा साथ देंगे, सिद्धार्थ सिदानी और मानव चोपड़ा, और साथ ही डीबीएस बैंक की रिपोर्ट पर भी राधिका राव से होगी बात। स्वागत है आपका एक बार फिर। आखिरी सौदा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी के वीपी इक्विटी एडवाइजरी सिद्धार्थ सिडानी और मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल के टेक्निकल एनालिस्ट मानव चोपड़ा। स्वागत है आप दोनों का ही। सिद्धार्थ, एक स्टॉक जिस पर इस वक्त सभी की नजर बनी हुई है वो है TTML, क्योंकि टाटा और डोकोमो के विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने फाइनली टाटा को मंजूरी दे दी है कि करीब $120 करोड़ वो देकर जो हिस्सा खरीदना चाहते हैं डोकोमो से वो खरीदें, और इसके बाद स्टॉक पे लग गया है सर्किट। क्या राय है आपकी? गुड आफ्टरनून। देखिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये पॉजिटिव खबर है टाटा के लिए। ओवरऑल जो टेलीकॉम स्पेस में जिस हिसाब से कंसोलिडेशन देख रहे हैं, हम इनमें से कोई भी स्टॉक को रेकमेंड नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये अपडेट के कारण एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर बनते चल रहा है, हो सकता है ये कंटिन्यू भी रह सके। बट मैं मानता हूं कि इतने नेगेटिविटी के बाद, इतना बड़ा आर्बिट्रेशन के बाद अगर कुछ सहमति बनती है या वर्डिट आता है तो ये पॉजिटिव रहता है कुछ दिनों के लिए। बट ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस में अभी कोई भी राय नहीं रहेगी, कोई भी सलाह नहीं रहेगी कि यहाँ पे कोई खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी कमर्शियल लॉन्च के बाद ही, जियो के कमर्शियल लॉन्च के बाद ही मेन प्राइस वॉर, डेटा वॉर चालू होगा, तो यहीं पर ही बैलेंस शीट ब्लीड होगा। तो यहाँ पे ये स्पेस को मैं मानता हूँ कि अभी भी वो स्टेज तक नहीं पहुंचा है जहाँ पे हम कॉन्ट्रेन बेट ले सके। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर अभी भी इस पे पॉजिटिव होना मुश्किल है, लेकिन इसी खबर के चलते पहले भी हमने देखा है यहाँ पर हलचल होती हुई, और अब कम से कम मैनेजमेंट को लेकर, कंट्रोल को लेकर जो खींचतान थी वो खत्म होगी। ये एक अच्छी बात कही जा सकती है स्टॉक के लिए। निफ्टी इस बीच 9300 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक जो पॉजिटिव हुआ था अब फिर से 22,300 के आसपास आ चुका है, और मार्केट ब्रेथ बिल्कुल 50-50 की बनती हुई इस वक्त नजर आ रही है। मानव, अगर आपको एक पोजीशन लेकर जानी हो इस एक्सटेंडेड वीकेंड के लिए, 3 दिन की छुट्टियों के लिए, तो वो लॉन्ग साइड में होगी या शॉर्ट में? कॉल लेकर जाएंगे या पुट? देखिए, करंट लेवल्स का सेटअप देखें तो डेफिनेटली वीकेंड लंबा आ रहा है। सो अगर कोई स्ट्रैटेजी करनी हो तो अपसाइड की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, बट प्लेन मनीला कॉल ना लेके समथिंग लाइक अ बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा प्रीमियम का भी हेज मिल जाता है। बट ओवरऑल जो बाइसेस और जो स्ट्रक्चर है मार्केट का डेफिनेटली पॉजिटिव है। सो जो मोमेंटम रहेगा मार्केट का अपसाइड में एक्सपेक्टेड है। हमारा यहाँ से मानना भी है कि निफ्टी एटलीस्ट अपसाइड में 9450 के आसपास जा सकता है, एंड बैंक निफ्टी का जो हम टारगेट अपसाइड अनुमान लगा रहे करीब 22,450 के आसपास है। तो अपसाइड बाइस ही लेके चले तो अच्छा रहेगा। ओके, तेजी का व्यू है। फिलहाल बाजार में कमजोरी देखी जा रही है ऊपरी स्तरों से। 9303 के आसपास निफ्टी और करीब 100 पॉइंट नीचे सेंसेक्स ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन एक अहम खबर पर हमारी नजर है। डीबीएस की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार काफी बेहतर हो गई है, राजनीतिक स्थिरता है, रिफॉर्म्स है, तो फिर ऐसे में भारत की रेटिंग अपग्रेड करने का आधार बनता है। राधिका राव हमारे साथ जुड़ रही हैं, डीबीएस की इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। राधिका, आपको क्या लगता है फिर कि एक रेटिंग अपग्रेड जल्द ही होता हुआ दिखेगा इस साल में? हाय, गुड इवनिंग। हमारा यही मानना है कि अभी अब रेटिंग देखें हमारा तो अभी इन्वेस्टमेंट ग्रेड में सबसे लोएस्ट है, लेकिन उस ऊपर उठने के लिए जो
मोस्ट ऑफ द रेटिंग एजेंसीज है, S&P को एग्जांपल ले लीजिए, उन्होंने 3-4 मुद्दों पे काफी प्रेशर डाला है। वो है फिस्कल, जैसे मैंने उसमें लिखा है पर कैपिटा GDP, और ये जो बैंक और प्राइवेट सेक्टर के जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उन पे भी उन्होंने चर्चा की है। तो वो ओवरऑल काफी पॉजिटिव है इकोनॉमी की तरफ, लेकिन ये जो 2-3 हिंड्रेंस देख रहे हैं, हमें नहीं लगता कि वो अभी से अगर एक साल का ये जो आपने बात की ना फिस्कल वाली, इनफैक्ट इसके पहले जो रेटिंग एजेंसी से हमारी अब तक बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ केंद्र सरकार बहुत जिम्मेदार हो गई है, कम खर्च कर रही है, लेकिन राज्य सरकार वो हिसाब फिर से वहीं ले आते हैं क्योंकि राज्य सरकारों का खर्चा बढ़ रहा है। और अभी अब देखिए यूपी में अब ये किसानों की कर्ज माफी हुई है, तो ये भी कहीं में भी शायद ये आउट ऑफ द बैलेंस शीट कोई बॉन्ड वगैरह जारी करके इसकी भरपाई करना चाहेंगे, लेकिन रेटिंग एजेंसी तो ये सब गणित समझ लेती हैं और वो तो सब जोड़ के जो सही हिसाब है वही देखेंगी। हाँ वही है। तो हम यूजुअली जब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, हम सेंट्रल की बात करते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल और स्टेट दोनों हम जोड़ लें तो हम हम फिर कंपेयर करें बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के साथ, एशिया के साथ, काफी हाई है हमारा फिस्कल डेफिसिट, और उसकी वजह से बोरोइंग्स भी ज्यादा हैं, ऑलमोस्ट 68-70% ऑफ GDP पर। तो इन मुद्दों पर वो हमेशा प्रेशर डालते हैं और हमें नहीं लगता कि अगले 12 महीनों में इतना चेंज आएगा इसमें, क्योंकि जैसे आपने कहा लोन वेवर्स हैं, फिर उदय के भी इंटरेस्ट पेमेंट्स होने वाले हैं, और रूरल सेक्टर को सपोर्ट करने की जरूरत है। पब्लिक सेक्टर जो वेज इंक्रीजेस हुए हैं वो भी स्टेट करेंगे, तो ये सब प्रेशर की वजह से वो अपना डेफिसिट कम नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट हमें लगता है तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो 3% ऑफ GDP के ऊपर रहेंगे, उनके भी डेफिसिट। तो शायद रेटिंग अपग्रेड के चांसेस उतने नहीं है, लेकिन आउटलुक अपग्रेड जरूर हो सकता है, क्योंकि जो मेजर्स लिए गए हैं, अभी तो GST आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा जुलाई में, लेकिन बाकी जो मेजर्स लिए गए हैं, जो इम्प्रूवमेंट हुआ है एक्सटर्नल स्टेबिलिटी में, इसकी वजह से हमें लगता है कि एक आउटलुक अपग्रेड का चांस जरूर बनता है। उसके बाद जब रेटिंग एजेंसी आउटलुक अपग्रेड करते हैं तो कहते हैं कि 18 या 24 मंथ्स के बाद वो रेटिंग अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो बेस बना रहेगा। तो हमें लगता है कि उसके स्कोप है। से अगर आप यहाँ अभी 1.5 से 2 साल में आपको लगता है कि डेफिसिट इतना कम नीचे आ जाएगा कि रेटिंग अपग्रेड हो जाए? क्योंकि लोग बताते हैं कि फासला तो बहुत ज्यादा है हमारे और जो अगला नॉच है रेटिंग का, उस लेवल पे जो देश हैं उनके बीच में घाटा पूरा करने में 5, 7, 10 साल लगेंगे। लोग ऐसे अभी तक तो हमें ऐसे ही कमेंट्स मिल रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखिए अगर अब हम एक रंग ऊपर देखें, अभी जो इंडिया जिसपे है उसके ऊपर जो रंग है उसमें जो एवरेज है उनका गवर्नमेंट डेट 42% पे चलता है, तो हमारा अभी 60% पे है। लेकिन हमें लगता है कि ये फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होता है, जहां वहां पहुंचने के बाद अपग्रेड करना इट वोंट बी फॉरवर्ड लुकिंग इनफ। सो उस मुद्दे पे हमें लगता है कि अगर आप विद इन 1 ईयर आउटलुक अपग्रेड होता है, उसके 2 साल के बाद या विद इन 2 इयर्स रेटिंग अपग्रेड होता है, तो इम्प्रूवमेंट, फॉरवर्ड लुकिंग मेजर्स हैं, फिजिकल कंसोलिडेशन के कमिटमेंट्स हैं, वो सब से भी समटाइम्स रेटिंग एजेंसीज दे कैन टेक कॉन्फिडेंस। ये एक बात है। और हमने एशिया में भी देखा है पिछले 2000 to 2010 के बीच में देखें तो ऐसे मौके हुए हैं जहां पे कई कंट्रीज को अपग्रेड किया है जब ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और फिजिकल डेफिसिट थोड़ा वाइडर है देन यूजुअल। सो ऐसे देयर हैव बीन एग्जांपल्स। सो हमें नहीं लगता कि इट विल बी वेरी ड्रॉन आउट, लेकिन जो ऑप्टिमिज्म अभी बना हुआ है कि रूपी एकदम स्टॉक मार्केट बहुत रैली कर रहे हैं, उसकी वजह से रेटिंग इमीडिएटली हो जाएगा, उसके चांसेस हमें कम लगते हैं, लेकिन आउटलुक अपग्रेड जरूर हो सकता है। शुक्रिया राधिका आपका। तो राधिका जो कह रही हैं, पहली बात कि अगले कुछ दिनों में जो रेटिंग एजेंसीज आज पॉजिटिव, माफ कीजिएगा, स्टेबल आउटलुक लेके चल रही हैं, वो पॉजिटिव आउटलुक पे आ जाएंगी। उसका अर्थ होगा कि इसके बाद अगले 1.5-2 साल में एक अपग्रेड हो सकता है। राधिका ने साफ तौर पे ये जो पॉइंट रखा है कि सारे काम सही हो रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन एक ही दिक्कत है और वो है सरकारी घाटा जो काफी ज्यादा है, केंद्र का भी अभी भी काफी ज्यादा है और राज्य सरकारों का तो घाटा ही वो चिंता का एक विषय है। तो अगर ये काबू में रहता है तो आगे उम्मीद करनी चाहिए कि अपग्रेड होगा और उन्हें उम्मीद है कि एक अपग्रेड हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं कि कल ही बाजार में तेजी करने का मौका मिल जाए। लेकिन आएगा जरूर वो अपग्रेड, तो शायद वो फंड फ्लो पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा लॉन्गर टर्म में। लेकिन इस बीच मिड कैप इंडेक्स एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते, क्योंकि ये 85 पॉइंट ऊपर है इस समय और कुछ काउंटर्स हैं जो काफी तेजी से रैली कर रहे हैं, उसमें पूरी एमटेक ग्रुप शामिल है।
इसी घंटे की अगर बात करें या फिर पिछले 15-20 मिनटों की बात करें तो एमटेक ऑटो में 12% से ज्यादा का उछाल बनता दिखाई दे रहा है। कैस्टेक्स ये भी एक ग्रुप कंपनी है तो उसमें एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। एमटेक ऑटो आप देखेंगे पिछले 20 मिनटों में 12.5% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, फिर तेजी बनती दिखाई दी और अब ये कुल काउंटर 18% तक की उछाल दिखाता हुआ। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या कोई डेवलपमेंट है जिसके बल पर ये पूरा पैक एक्टिव है या फिर इनकी ग्रुप कंपनियों में तेजी बनती दिखाई दे रही है। फिलहाल मानव चार्ट पर देखिए एमटेक ऑटो, यहां से आगे क्या स्थिति दिखेगी? देखिए ओवरऑल जो चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी टाइम से वीक रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखें भी तो वीकली मंथली चार्ट स्टॉक्स के काफ़ी वीक रहे हैं एंड जस्ट बिकॉज स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में है एंड एक कोई न्यूज़ इवेंट के चलते स्टॉक में एक शार्प उछाल देखने मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना रहेगा कि करंट लेवल्स में फ्रेश तेजी ना करे बिकॉज अपसाइड में 40 और 42 के अहम लेवल्स है जो स्टॉक काफ़ी टाइम से ब्रीच नहीं कर पाया है एंड ऐसा भी मान सकते हैं कि जस्ट बिकॉज स्टॉक का अंडरटोन और स्ट्रक्चर काफी वीक है सो दिस कुड बी वन ऑफ द डेड कैट बाउंस। तो ये स्टॉक में थोड़ा वेट करके कंफर्मेशन आने पे ही फ्रेश लॉन्ग्स बनाने चाहिए बट वो लॉन्ग्स बनेंगे ओनली अबव 42। बट ओवरऑल अगर मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक इतना वीक ट्रेंड में है तो उसको थोड़ा अवॉइड करके चले तो अच्छा रहेगा। एमटेक ग्रुप को फिलहाल अवॉइड करने की राय है, लेकिन जहां जिस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते वो सेगमेंट है बैंक्स और खासतौर पर सरकारी बैंक का। देखिए कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इन सभी में जबरदस्त वॉल्यूम के साथ खरीदारी होती हुई नजर आ रही। खास बात है जिस तरह का वॉल्यूम हुआ है, कैनरा में 2.5 गुना, यूनियन में 2.5 गुना, बैंक ऑफ इंडिया में 2.5 गुना, सेंट्रल बैंक में करीब 3-3.5 गुना वॉल्यूम हो चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी औसत से 10-15% ज्यादा और पीएनबी में भी इतने तगड़े वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है। सिद्धार्थ, इनमें से कौन सा स्टॉक चुनेंगे आप और क्या वजह है? देखिए पीएसयू बैंकिंग स्पेस की अगर बात करें तो डेफिनेटली मिड कैप बैंकिंग पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हो गई है बट स्टिल मैं यही समझूंगा कि मैं लार्ज कैप बैंक के साथ जाना चाहूंगा। कंपनीज लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा, हम मानते हैं कि ये दोनों ही बैंकों में स्लिपेजेस के जो प्रॉब्लम है वो अभी स्थिर है, स्टेडी है, यहाँ से और बढ़ नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ अगर एसबीआई की बात करें तो जो कंसोलिडेशन है वो एक बहुत बड़ा फायदा दे सकती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मिड के छोटे मझोले बैंक्स की अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो हम मानते हैं कि सिटी यूनियन बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। साथ ही साथ हमने आपके चैनल के माध्यम से फेडरल बैंक भी एक बार रेकमेंड किया था 90 के दौड़ पे। तो अभी हम मानते हैं कि जिस हिसाब से नतीजे आ रहे हैं फेडरल बैंक या इत्यादि मिड कैप बैंक्स के वो बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। तो मिड कैप्स में हम मानते हैं फेडरल बैंक और सिटी यूनियन बैंक पे जरूर दाव लगाना चाहिए और पीएसयू बैंकिंग स्पेस में लार्ज कैप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। सिद्धार्थ, एक और स्पेस है जहां पर हम देख रहे हैं अच्छी खरीदारी होती हुई, वो है ऑटो कंपनियां। कल ऑफकोर्स मारुति थोड़ा सा सपाट था, नंबर्स के बाद बाजार टाइम ले रहा था रिएक्ट करने के लिए। आज 2.5% की तेजी आई है। इसके अलावा टाटा मोटर्स में कॉन्शियसली इस पूरे हफ्ते अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट वीकली आप देखेंगे 4% से ज्यादा के रिटर्न्स इसने और डीवीआर ने तो उसे बेहतर रिटर्न्स दिए हैं और बजाज ऑटो में भी कॉन्शियस खरीदारी हो रही है। क्या राय बन रही है इस पैक पर? देखिए ऑटो पैक बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। जिस हिसाब से मारुति और टीवीएस मोटर्स के नतीजे आए हैं, मार्जिन्स में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने मिला है, स्पेशली मारुति में, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस, इनपुट प्राइसेस पे थोड़ा सा दबाव होते दिख रहा है। बट जिस हिसाब से मारुति की चाल है और जिस हिसाब से इसका रुझान है, मानते हैं यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि डिमांड बहुत स्ट्रांग है। पैसेंजर व्हीकल स्पेस में नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चेस होने वाली है। हम बहुत ही पॉजिटिव है टीवीएस मोटर्स को लेकर भी, क्योंकि जिस हिसाब से इनके बीएमडब्ल्यू के साथ करार हुए हैं, जिस हिसाब से इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, हालांकि हम डीमोनेटाइजेशन बाद के महीने की भी बात करें तो टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर्स के ही नंबर्स अच्छे थे कंपेयर टू द अदर टू व्हीलर स्पेस। तो हम मानते हैं टीवीएस मोटर्स भी उम्दा कर सकता है। हो सकता है कि ये क्वार्टर में कुछ एक रुझान या नतीजे मार्जिन में थोड़े इम्पैक्ट आए हैं, बट टू व्हीलर स्पेस में मैं टीवीएस के साथ जाना चाहूंगा। सीवी स्पेस में अशोक लेलैंड हम मानते हैं कि मार्च का क्वार्टर तो काफी बेहतरीन रहेगा, बट साथ ही साथ लाइट कमर्शियल व्हीकल भी पूरे साल के लिए FY18 के लिए बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। तो अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल स्पेस में जरूर दाव लगाना चाहेंगे। ओके वहीं आप देखिए आज सिंजीन और बायोकॉन नतीजे के बाद पिटाई हुई है इनकी। टेक्निकली मानव, क्या आपको लगता है कि इनमें अब शॉर्ट बनेगा, क्योंकि काफी चले और अब नतीजों ने तो निराश किया है?
देखिए जो बायोकॉन का सेटअप है वो अभी भी पॉजिटिव है, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टॉक काफ़ी टाइम से एक अप ट्रेंड में रहा है। एंड यूजली बायोकॉन का पैटर्न ऐसा रहा है कि प्रदीप जी हमने नोटिस किया कि स्टॉक ओवरसोल्ड लेवल्स में बहुत सेंसिटिव होता है। उसका मतलब मीन स्टॉक जब भी एक ब्रीफ करेक्शन देता है एंड करीब 50 डे एवरेज मूविंग के आसपास आते हैं, बाद से हम एक शार्प रैली देखते हैं, वापस स्टॉक एक नया हाई बनाता हुआ दिखता है। सो आई थिंक ये जो इवेंट बेस्ड है, आई थिंक उसको थोड़ा सेटल डाउन होने के बाद स्टॉक एक नया सपोर्ट बना सकता है करीब 1050 1080 के आसपास। एंड जिस तरह का ट्रेंड और मोमेंटम है, आई थिंक इस स्टॉक को लोअर डिप्स में वापस लेना चाहिए, बिकॉज अपसाइड में अगर स्टॉक का मोमेंटम रिज्यूम होता है, सो अराउंड 1200 1220 के लेवल्स हम मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये बायोकॉन की चाल इनफैक्ट सिंजीन में भी आज हम देख रहे हैं प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है नतीजों के बाद। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे आज आपने निफ्टी में जाते जाते क्या पोजीशन लेनी चाहिए, निफ्टी कॉल्स हाजिर करेंगे और साथ ही अगले आधे घंटे में नजर भी रहेगी BTST पर और आज की क्लोजिंग पर। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। तीन बज चुके हैं और हर रोज 3 बजे हम लेते हैं कॉल निफ्टी पे। और आज इंटरेस्टिंग है मामला। देखिए निफ्टी और सेंसेक्स नीचे है, मिड कैप ऊपर है, मार्केट ब्रेथ तो है 50-50। तो अब जाएंगे तो किस तरफ, तेजी या मंदी? ये जानने से पहले एक नजर डालते हैं दुनिया के बाजारों पे। अटकते हुए नजर आए हैं दुनिया के बाजार पिछले 2 दिनों के दौरान और आज की भी तस्वीर कोई खास अलग नहीं है। यूरोप मिला जुला सा फ्लैट ही है और अमेरिका से क्या कोई उम्मीद है 21,000 के ऊपर फिर से डाउन निकलता हुआ नजर आ रहा है क्या? क्योंकि तभी हम चल पाएंगे, लेकिन नहीं, उसके भी संकेत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऊपर के स्तरों पे शायद दबाव बना रहेगा ऐसा लगता है, लेकिन देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। गौरव बिस्सा LKP सिक्योरिटीज के निफ्टी पे बाई कॉल दे रहे हैं। 9,250 पे स्टॉप, 9,420 के टारगेट 3 से 4 दिनों के लिए। वहीं हेमेन कपाड़िया निफ्टी पर बिकवाली की राय दे रहे हैं। हेमेन के जो लेवल्स हैं वो हैं 92.75 के। साथ ही स्टॉप लॉस इन्होंने कहा है कि 93.50 पर लगाइए इस शॉर्ट कॉल में। अगले 1 से 2 दिनों में बाजार फिसलेगा 9,275 तक। मानव हमारे साथ है। मानव, आप क्या करेंगे निफ्टी में? देखिए जो सेटअप है उसके हिसाब से मार्केट में डेफिनेटली बाय करना चाहिए, बिकॉज 9270 9280 इंट्राडे बेसिस में अहम सपोर्ट है, तो उसके चलते 9260 का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड जो अपसाइड टारगेट हम देख रहे हैं करीब 9420 का है। ओके, वागले साहब हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, इनकी कॉल देख लेते हैं। कल ही इन्होंने अपना टारगेट बढ़ा दिया था 94.50 क्या था? बिल्कुल 94.50 और आज देखते हैं क्या कह रहे हैं वागले साहब। 94.50 वो टारगेट बरकरार है और स्टॉप लॉस है 9250। तो बिल्कुल यहां पर आप 9250 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की ही स्ट्रैटेजी बनाएं, ये राय निकल कर आ रही है। और एक खबर आ रही है इस बीच, सस्ते घरों के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन का इस्तेमाल संभव है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बात कही है MOS एविएशन, यानी शायद जयंत सिन्हा साहब की ओर से ये बयान आया है यहाँ पर कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन का इस्तेमाल सस्ते घरों के इस्तेमाल के लिए हो सकता है। इसका फायदा क्या किसी लिस्टेड कंपनी को होगा? HTIL का हालांकि आसपास था सारे। हाँ, लेकिन मुंबई में वो जो जमीन है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की नहीं है। एयरपोर्ट का जो एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर में रीडेवलपमेंट हुआ है GVK की ओर से, उसकी वजह से ये जमीन HTIL के हाथ लगी है। लेकिन सस्ते घरों के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन के इस्तेमाल से कई शहरों में ऐसे मौके जरूर उभर कर सामने आ सकते हैं जहां हम नए प्रोजेक्ट्स आते हुए देखें। फिलहाल चूंकि हम बात कर ही रहे हैं रियल एस्टेट की, तो एक स्टॉक पे नजर डालिए और वो है इंडिया बुल्स रियल, जहां पर आज काफी तगड़ा बिल्डअप है वायदा कारोबार में, लेकिन गिरावट है 4% के आसपास की। दिन के निचले स्तरों से हालांकि थोड़ा ये संभला है। पिछली सीरीज के दौरान अगर आप देखें इसको मानव, तो ज्यादातर वक्त ये बैन में चल रहा था और अब नई सीरीज की शुरुआत में हम देख रहे हैं हल्का दबाव पहले दिन आता हुआ, काफी कंट्रोवर्शियल रहा है इनफैक्ट पिछली सीरीज का दौर तो इनके लिए। अब क्या कॉल बनती है, मंदी करनी चाहिए या तेजी?
देखिए जो करंट लेवल्स का सेटअप है, आई थिंक इसमें अगर हम शॉर्ट कॉल लेना भी चाहे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टॉक का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। एंड अगर हम देख भी रहे तो लोअर लेवल्स में भी स्टॉक आता है तो वहाँ से एक शार्प रिकवरी देखने मिलती है। बट इसमें अगर बाइसेस रखें तो डेफिनेटली ऑन दी अपसाइड रखें, बट करंट लेवल्स में एंट्री ना करके इनफैक्ट इसका जो नेक्स्ट अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाए तो एक जो रिसेंट स्विंग था उसका अराउंड 142 143 के आसपास एक अहम सपोर्ट है। एंड जिस तरह स्टॉक चला आई थिंक साइडवेज कंसोलिडेशन करेगा, बिकॉज अंडरटोन काफी स्ट्रांग रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में हमें शार्प करेक्शन ना देखने मिले, बट एक साइडवेज कंसोलिडेशन, एक फ्लैट पैटर्न या ऐसा कुछ हमें साइडवेज करेक्शन देखने मिले तो उसमें लोअर साइड में एंट्री करने की सलाह रहेगी। 142 एक सपोर्ट है तो उसके आसपास एंट्री करनी चाहिए, और 138 का एक स्टॉप लॉस स्टॉक में मेंटेन करना चाहिए लॉन्ग पोजीशन, बिकॉज इन द नियर टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक जो इसका स्विंग हाई है 164 का रिसेंटली वो अपसाइड डेफिनेटली ब्रेक हो सकता है। बट आई थिंक राइट नाउ स्टॉक में एक शार्प अपसाइड मोमेंटम नहीं रहेगा, बट एक साइडवेज टू एक जो मोमेंटम रहेगा आई थिंक उसको डाउन साइड में ये जो सपोर्ट है उसके आसपास एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये निचले लेवल्स पर आप तेजी की पोजीशन लेंगे तो बेहतर रहेगा। हमारे साथ बाजार पर एक राय देने के लिए फंड्स के पर्सपेक्टिव से बात करने के लिए संजय डोंगरे साहब है, जो ईवीपी और सीनियर मैनेजर है यूटीआई म्यूचुअल फंड के। डोंगरे साहब स्वागत है आपका। हमने देखा एक बहुत तगड़ा रन भारतीय बाजारों में देखने को मिला है। ऑफकोर्स अब इस नई सीरीज की शुरुआत में थोड़ा सा अटक रहा है, लेकिन काफी बढ़िया पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड्स का रहा है पिछले कुछ हफ्तों में। यहां से आगे क्या लग रहा है, और तेजी आती हुई दिखाई देगी? आप निवेश बढ़ाएंगे भारतीय बाजारों में? नहीं, जैसे कि अगर आपने देखा होगा ये साल में पोस्ट डीमोनेटाइजेशन मार्केट पिछले 4 महीनों में ऑलमोस्ट 13 से 14% बढ़ा है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप अर्निंग्स देखेंगे तो अर्निंग्स अभी भी सबड्यूड है, जो कि डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट अभी भी मार्च क्वार्टर्स के जो नंबर्स आएंगे उसमें दिखाई पड़ेगा। बट आगे जाके जैसे कि उम्मीद है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो 15 से 18% रहने की उम्मीद है आने वाले 1 से 2 साल में। तो आगे जाके मुझे लगता है कि जो पी का री रेटिंग है वो नहीं होगा, मार्केट विल बी टोटली ड्रिवन बाय द अर्निंग्स ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में शायद बिकॉज ऑफ मार्केट पिछले 3 महीनों से बढ़ा 13 से 14% का रिटर्न दिया है, तो नियर टर्म में शायद मार्केट में वोलेटिलिटी रहने की आशंका है। लेकिन अगर आप मार्केट 1.5 से 2 साल के पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ के कारण मार्केट में इन्वेस्टर्स के अच्छे खासे रिटर्न बन सकते हैं। लेकिन डोगरे साहब, जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं कि इस वक्त म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छे खासे कैश पे बैठे हुए हैं। एक आंकड़ा मैंने देखा 6% के आसपास जो फंड है वो कैश में बैठे हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, तो जैसे कि अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल में जैसे कि रियल इंटरेस्ट रेट्स जो हमारी इकोनॉमी में पॉजिटिव रहे हैं, उसके कारण जो इन्वेस्टमेंट्स पहले जो रियल एस्टेट या गोल्ड में होता था वो शिफ्ट होकर अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में होने लगा है। तो उसका कुछ पोर्शन इक्विटीज में भी लोगों ने डालना शुरू किया है। पहले अगर आप पिछले दशक में अगर आप देखेंगे तो लोग जब मार्केट रैली करता था तब वो समवेयर क्लोजर टू द टॉप इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अभी लगता है मुझे कि इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस ज्यादा बढ़ गया है, उनको स्लिप के महत्व अच्छी तरह से समझ में आया है, उनके अवेयरनेस के कारण उनका बिहेवियर भी चेंज हुआ है। एंड because of that reason there has been continuous inflow into the domestic in the domestic market। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे कि अर्निंग्स थोड़े सबड्यूड रह सकते हैं इस क्वार्टर में, तो जिसके कारण अगर मार्केट में अगर इम्पैक्ट आया तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और पैसा लगा सकते हैं मार्केट में। जयकॉप और RIIL, ये 2 स्टॉक आप जरूर देखिए इस वक्त जिनमें तेज उछाल आया है। इसकी वजह है एक बार फिर से एविएशन मिनिस्टर की ओर से जो जानकारी आ रही है, उन्होंने ये कहा है कि 2020 तक नवी मुंबई एयरपोर्ट का पहला फेज बनकर तैयार हो जाएगा, और उसके चलते आप देख सकते हैं ये स्टॉक जिनमें उछाल देखने को मिला है, जयकॉप, RIIL जैसे। सिद्धार्थ, क्या व्यू है आपका? देखिए, हम मानते हैं कि ये सब कंपनियों, जैकॉप या कोई भी कंपनियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा फंडामेंटली जरूर सुधार दिख रहा है बिकॉज ऑफ डिफेंस एंड सो एंड सो फोर्थ।
बट हम मानते हैं कि अगर डिफेंस स्पेस में कुछ एक प्योर डिफेंस प्ले देखना है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक ही हो सकता है, क्योंकि 10,000 करोड़ का पिछले साल का ऑर्डर बुक था, आने वाले साल में 13 से 14,000 करोड़ का ऑर्डर बुक स्वेल हो सकता है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मानते हैं कि अगर डिफेंस प्ले लेना भी है तो प्योर डिफेंस प्ले ले और उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक ही हो सकता है। ओके, जयकॉर्प और RIIL, ये दो चार्ट्स अगर वागले साहब आप एक बार नजर डालें, क्या लगता है? प्रदीप, व्यू तो पॉजिटिव है। मैं जयकॉर्प को चुनूंगा। इसका क्लियर एक ब्रेकआउट आज दिखा है और ये लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट ऐसे दिखता है कि 110 तक ले जा सकता है। लगभग 85 का स्टॉप लॉस होगा और 110 का ये पोजिशनल व्यू होगा। ओके, ये पोजिशनल ट्रेड इस समय सुझाया जा रहा है इन काउंटर्स में, और हम देख रहे हैं काफी तगड़ी स्पाइक आई है उस डेवलपमेंट के बाद। लेकिन देखना होगा ये कितना वाकई में एट द एंड ऑफ द डे फायदा इन कंपनियों के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। कुछ और काउंटर्स जो इस समय हम देख रहे हैं हरकत में हैं और अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। हमने इनफैक्ट कुछ देर पहले एमटेक ऑटो की बात की थी, मदरसन सुमी में भी कुछ ट्रैक्शन बनता दिखाई दे रहा है 1% ऊपर। और एक और कंपनी है महिंद्रा CIE ऑटो, जिसके नंबर्स पर काफी तेजी बनती दिखाई दी। इस पर आपकी क्या कोई राय बन रही है फंडामेंटली? आपको लगता है यहाँ पर आगे तगड़ी पोजीशंस देखने को मिलेंगी? डोंगरे साहब, ऑटो एंसिलरी क्या एक एक्टिव स्पेस रह सकती है? नहीं, तो जैसे अगर आप ऑटो एंसिलरी अगर स्पेस देखेंगे तो उसमें वैल्यूएशंस काफी बढ़ चुके हैं कंपेयर टू OEMs एक्चुअली। उसका एक रीजन ये है कि इन्होंने अपने जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो डाइवर्सिफाई की है। तो ये सब मोस्ट ऑफ द ऑटो एंसिलरीज जो है वो नॉट ओनली दे कैटर टू द इंडियन OEMs बट दे ऑल्सो कैटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्लोबल OEMs। सो बिकॉज ऑफ दैट OEMs का जो ऑटो एंसिलरी जो कंपनीज है उनके वैल्यूएशंस काफी बढ़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनके भी अर्निंग्स जो है उसमें काफी ट्रैक्शन देखा जा सकता है on the back of good earnings to be reported by the Indian OEMs, particularly in the four-wheeler sector. तो मुझे लगता है कि जो ऑटो एंसिलरी जो फोर-व्हीलर OEMs के को कैटर करती है उनमें उनके अर्निंग्स में अच्छे खासी बढ़ोतरी दिखाई जा सकती है और उनमें ज्यादा पैसा बनने की उनमें ज्यादा पैसा बन सकता है। ओके, डोगरे साहब ये बताइए, आप ये जो इंफ्रा कंपनियां इन्वेट्स ला रही हैं, क्या म्यूचुअल फंड्स इनमें निवेश कर सकते हैं? क्या आप निवेश करेंगे? नहीं, उसमें जैसे कि हर फंड्स को ये देखना पड़ेगा कि उनके जो सीड डॉक्यूमेंट है उसमें उस डॉक्यूमेंट के प्रोविजंस के हिसाब से वो इन्वेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। अदरवाइज दे विल हैव टू मेक दोज चेंजेस एंड देन दोज फंड हाउसेस कैन इन्वेस्ट इन द इन्वेट। बट इन्वेट एक जनरली अगर आप देखेंगे तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, ना कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो जिनका सीड जिनके ऑफर डॉक्यूमेंट्स जिनके चेंज होकर जो जिनमें इन्वेस्टमेंट करने की प्रोविजंस है वो उस तरह की फिक्स डेट स्कीम्स इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में देख सकते हैं। अच्छा, देखिए ऐसा लग रहा है बाजार को कि ये इन्वेट्स की वजह से इंफ्रा कंपनियों के बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या वाकई ऐसा होगा? आप भी मानते हैं? फिर वो उनके स्टॉक्स में आप खरीदारी करेंगे? नहीं, तो इन्वेट का एक फायदा ये है कि अगर आप देखेंगे पिछले 7-8 साल में जिन लोगों ने BOT प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किए थे तो उनके काफी कैपिटल्स उसमें ब्लॉक हुए थे और उन सब कंपनीज को BOT प्रोजेक्ट्स बेचना भी चाहे तो भी वो उनको खरीददार नहीं मिल रहे थे। तो इन्वेट की वजह से ये सब प्रोजेक्ट्स जो है वो इन्वेट में डाल के वो जिनका डेट रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन है वैसे इन्वेस्टर्स को इन्वेट के यूनिट्स बेचे जा सकते। तो इसके कारण क्या होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उनका कैपिटल जो ब्लॉक था BOT प्रोजेक्ट्स में वो रिलीज होगा और ये जो कैपिटल आएगा इसकी वजह से ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज दूसरे प्रोजेक्ट्स में फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनका इसके कारण जो आने वाले प्रोजेक्ट्स जो है रोड सेक्टर्स में या दूसरे अन्य सेक्टर्स में वहां दिस पीपल कैन बिड एंड मेक अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स।
डोंगरे साहब, आपसे इजाजत लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। बाजार पर कुछ काउंटर्स जो इस समय थोड़े से एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। GSFC ऑफ कोर्स यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा ट्रैक्शन में है, और फर्टिलाइजर में दूसरी कंपनियां भी हैं, फैक्ट हो, NFL हो, जिनमें खबरों का फायदा कल भी मिला था, आज भी हम देख रहे हैं एक अच्छा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। सिद्धार्थ, फंडामेंटली आपकी क्या राय है इस स्पेस पर? क्या आपको लग रहा है कि ये सही टाइम होगा इन कंपनियों में पोजीशन लेने का? क्योंकि नॉर्मली ये मॉनसून के आसपास भागते हैं, थोड़ी सी रैली पहले आने लगी है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम मानते हैं कि ये फर्टिलाइजर कंपनियों में चंबल में एक टर्नअराउंड जरूर हो सकता है, बट हम लोग जिस पे दाव लगा रहे हैं वो प्योरली एग्रोकेमिकल और एग्रीकल्चर स्पेस, क्रॉप प्रोटेक्शन, ये स्पेस पे हम लोग दाव लगा रहे हैं। कंपनीज लाइक UPL, जिनके नतीजे भी आज ही आए हैं, 60% प्रॉफिट ग्रो हुआ है, लाजवाब नतीजे आए हैं। तो UPL जैसी कंपनियां जिसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 14-15% पे, मार्जिन भी एक्सपेक्टेड है करीबन 22% 22-23% के आसपास, तो ये कंपनियां UPL हो गई। दूसरी कंपनी हो गई PI इंडस्ट्रीज। हम मानते हैं कि CSM जो बिजनेस है, जो 60% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, ये एग्री केमिकल कंपनियों पे हम लोग दाव लगाना चाहेंगे। हम मानते हैं यहाँ से काफी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, कुछ नहीं तो 20 से 25% का रिटर्न तो आप एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो UPL, PI इंडस्ट्री पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे रुझान रह सकते हैं 6 महीने के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो यह है पसंदीदा स्टॉक सिद्धार्थ की ओर से। लेकिन 3:15 बज चुके हैं और हर रोज 3:15 बजे हम आपको बताते हैं BTST या STBT, यानी इस बार तो आपको 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा मुनाफा वसूल करने के लिए, क्योंकि अगला ट्रेडिंग डे मंगलवार को है। कौन से हैं वो स्टॉक्स? आशुतोष सरना सबसे पहली कॉल दे रहे हैं वेदांता पे, और ये शॉर्ट कॉल है आशुतोष की ओर से। 235 के टारगेट, 250 पर एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है आशुतोष की। दूसरा स्टॉक TCS है, जहां पर ये बाई कॉल दे रहे हैं 2275 पे, स्टॉप लॉस 2325 के टारगेट। वहीं निशान जैन ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के, इनके रेडार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। खरीदारी की कॉल 295 के टारगेट के लिए तेजी करें, 285 पर लगाइएगा स्टॉप लॉस। अमर राजा में भी तेजी का ही कॉल इन्होंने दिया है, 899 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन और 885 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। मानव चोपड़ा हमारे साथ है। मानव, बताइए BTST, STBT क्या करेंगे? देखिए, जो करंट सेटअप है उसके हिसाब से 2 बाय कॉल रहेंगे। उसमें से सबसे पहले बाय कॉल है बाय ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर हम देखें भी तो स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया ऑन द इंट्राडे चार्ट्स, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं फ्रॉम द PSU बैंकिंग स्पेस, तो उसके चलते इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 184 का है एंड अपसाइड टारगेट 200 का रहेगा। मेरा सेकंड बाय कॉल है ऑन टाटा मोटर्स। कहीं ना कहीं वीकली चार्ट्स में एक बहुत अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन देखने मिला है, एटलीस्ट संकेत मिल रहा है कि यहाँ से डाउनसाइड लेवल्स नहीं है, तो उसके चलते स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। 455 का स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा एंड अपसाइड टारगेट है 475 का। वागले साहब, प्रदीप, मेरे भी दोनों BTST रहेंगे। पहला होगा बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग स्पेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मूव कंटिन्यू होनी चाहिए मंगलवार को। स्टॉप लॉस होगा 177, टारगेट होगा 189। और दूसरा होगा वेदांता, जिसमें ब्रेकआउट देखा है, जिसमें अपसाइड और देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस होगा 242, टारगेट होगा 251। ओके, तो ये कॉल्स है फिलहाल आपके लिए BTST, STBT के तौर पे। ज्यादातर तेजी के कॉल आ रहे हैं इंटरेस्टिंगली। 9300 के करीब टिकने की कोशिश में इस वक्त निफ्टी दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, संजय डोंगरे भी। ओके, संजय डोंगरे से इजाजत ले चुके हैं। सिद्धार्थ सिद्धानी हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ, अब अगले हफ्ते चूंकि इस वीकेंड के दौरान ही बल्कि शायद ऑटो कंपनीज के आंकड़े आएंगे इस महीने की बिक्री के, क्या उम्मीद है आपको? अप्रैल का महीना कैसा रहा है ऑटो कंपनीज के लिए, और क्या कोई पसंद है आपकी? देखिए, पसंद के हिसाब से अगर देखा जाए तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में हम मानते हैं कि अशोक लेलैंड के नतीजे बहुत ही अच्छे आएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा में ट्रैक्टर सेगमेंट बहुत अच्छे नतीजे दे सकते हैं, सेल्स नंबर आ सकते हैं। साथ ही साथ जो हमने पिछले 3 से 4 महीनों में देखा है कि टू व्हीलर स्पेस एक सबड्यूड रहा है, चाहे वो आप हीरो की बात करें या बजाज या TVS की। हम मानते हैं कि ये महीने में सेल्स नंबर्स इनके बेहतर आते दिखेंगे, क्योंकि जो एक नोटबंदी का जो इम्पैक्ट था वो अब बहुत हद तक फेज आउट हो चुका है। थोड़ा सा BS
3 के कारण डिस्काउंट्स भी बहुत दिए गए हैं, तो वॉल्यूम्स तो जरूर दिखेंगे ये सारी कंपनियों में। सेल्स नंबर 2 व्हीलर कंपनियों के बहुत बेहतरीन आएंगे। मारुति तो सदाबहार है, क्योंकि हम मानते हैं कि पैसेंजर व्हीकल स्पेस में मारुति के नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। ना कि डिमांड तो जरूर है, बट एग्रीगेटर स्पेस जो है, जो टैक्सी या कैब जिसे हम कहते हैं, ये स्पेस से बहुत स्ट्रांग डिमांड आ रही है पैसेंजर व्हीकल स्पेस से। तो जो चुनिंदा स्टॉक होंगे देखने के लिए वो होंगे मारुति, अशोक लेलैंड और 2 व्हीलर स्पेस। इनफैक्ट हमने ओईएम्स की भी बात कर ली है। टायर्स में यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी किसी तरह की लगाई जा सकती है, और आपको याद होगा एमआरएफ, अपोलो जैसी कंपनियों में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। आज हालांकि सीएट थोड़ा सा नर्म है, एमआरएफ में भी कुछ मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है। चार्ट के आधार पर वागले साहब क्या पोजीशन लेनी चाहिए? जो भी स्टीम थी क्या वो निकल गई है? हर्षदा, डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। सीएट में भी मुझे थोड़ा वीकनेस दिखता है। अपोलो भी मेरे को इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखती। मुझे लगता है 243 अपोलो कैन कम डाउन टू मे बी 235 और सो 2 से 3% की डाउन करेक्टिव मूव तो दिखती है, तो मैं वेट करूंगा थोड़ा सा। इंतजार की राह है यहाँ पर फिलहाल। भारत फाइनेंशियल्स और उज्जीवन, इन पे नजर रखी, क्योंकि उज्जीवन के नतीजे कमजोर रहे। उसके बाद भारत फाइनेंशियल्स में आज हमने हालांकि कमजोर शुरुआत देखी थी, फिर तमाम अटकलों की वजह से थोड़ी तेजी बनती हुई नजर आई। हालांकि अब देखिए बाजार बंद होते होते ये फिर से नीचे ही आ रहा है। उज्जीवन और भारत फाइनेंशियल्स, इन दोनों पे मानव आपकी क्या कॉल है? देखिए, भारत फाइनेंस का चार्ट इनफैक्ट अभी भी काफी अच्छी तरह से बना हुआ है, बिकॉज स्टॉक कहीं ना कहीं अपने 100 और 200 ईएमएस के ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश करें। अगर हम भारत फाइनेंस का वीकली चार्ट भी देखें तो जो रिसेंट स्विंग हाई था करीब 855 का था, एंड वहां से स्टॉक ने जिस तरह रिवर्सल दिया, तो कैंडलस्टिक चार्ट में कहीं ना कहीं बुलिश एंगल्फिंग बन रहा ऑन द वीकली पर्सपेक्टिव। सो मेरा ऐसा मानना है स्टॉक आई थिंक करंट लेवल्स में भी काफी अच्छा वेल प्लेस्ड है। 780 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, तो स्टॉप लॉस उसके नीचे लगा के चले। इनफैक्ट जो वॉल्यूम्स आज हम देख रहे हैं, आई थिंक वॉल्यूम्स के चलते भी स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर सकते हैं फॉर द वीक्स अहेड, बट अपसाइड इसका टारगेट 885 का रह सकता है। एंड अगर ये सेक्टर से बात, अगर स्टॉक की भी बात करें तो वीकली पर्सपेक्टिव में काफी बुलिश है। सो आई थिंक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। मीडियम टर्म के लिहाज से पैसे बनाए रखें, पोजीशन होल्ड करके रखें। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, ये काउंटर करीब 278 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1.5% ऊपर है। सिद्धार्थ, अगले हफ्ते इस कंपनी के नतीजे आएंगे, क्या उम्मीद है? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में भी बाजार थोड़ा सा कॉशियस हो रहा था इनके एसएमईज और कॉर्पोरेट एक्सपोजर को लेकर। पिछले कुछ क्वार्टर्स में वहां पर थोड़ी सी चिंता बढ़ गई थी। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बारी? वो बारी थोड़े से अवेट होंगे? मैं मानता हूं कि एसेट क्वालिटी के फ्रंट में थोड़ा सा इश्यूज रह सकते हैं कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स के लिए। जो कंपनियां, जो बैंक कॉर्पोरेट को लेंडिंग करती है, जैसे कि एक्सिस या आईसीआईसीआई की बात करें, एक्सिस के नतीजों से कुछ एक पॉइंट्स अगर लिए जाए तो हम नहीं मानते हैं कि अभी भी स्लिपेजेस में या वैसा कोई रिलीफ दिख रहा है। तो आईसीआईसीआई में भी कुछ एक स्लिपेजेस का इशू जरूर रहेगा। वॉच लिस्ट के हिसाब से भी अगर कुछ वॉच लिस्ट या नॉन वॉच लिस्ट कहीं से भी कुछ एक स्लिपेजेस का इशू रह सकता है। मैं अभी भी यही कहना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स के वर्स्ट इज नॉट ओवर। अभी भी हालांकि वैल्यूएशन थोड़े से स्टीप है। रिटेल फेसिंग बैंक्स जो रिटेल सेक्टर में ज्यादा फोकस्ड है, अग्रेसिव है, जैसे कि येस बैंक या इंडसइंड बैंक, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि यही कंपनियां या बैंक के ग्रोथ दे सकती है आपको आने वाले समय में। अभी भी वो समय नहीं आया है कि आईसीआईसीआई या एक्सिस पे दाव लिया जाए। ओके, चलिए देखते हैं जाते जाते लोग किन स्टॉक्स में खरीदारी कर रहे हैं। तंगमाइल ज्वेलरी स्टॉक पे नजर डालिए, करीब 6% ये स्टॉक चला है पिछले 15-20 मिनटों के अंदर। 3 बजे के बाद ही यहाँ पर उछाल आया है। हालांकि TBZ में भी हमने पिछले दिनों में कुछ तेजी देखी थी, पर आज का फेवरेट फिलहाल तो मुझे ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। सिद्धार्थ, क्या ये उम्मीद करें कि अगर आप आज गोल्ड लेने की जगह एक जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक खरीदें तो ज्यादा मुनाफा आएगा? आप कुछ रेकमेंड करेंगे?
देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हालांकि अगर कोई परफॉर्मेंस के दाव पे अगर देखा जाए तो मैं तो लीडर के साथ ही स्टिक रहना चाहूंगा। कंपनीज लाइक टाइटन, जिसमें तनिष्क एक ब्रांड है जो एक सबसे स्ट्रांग और सबसे बड़ी और दिग्गज ब्रांड है ये पूरे स्पेस में। और यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट का एक नजरिया भी बनता है, क्योंकि जिस हिसाब से डीमोनेटाइजेशन के बाद या फॉर्मलाइजेशन के ऑफ द इकोनॉमी के बाद कैश की जो यूजेज है उस पर एक रोक लगाई गई है, एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ये सारे हिसाब से एक फॉर्मल अगर कोई ज्वेलर्स देखा जाए तो हम मानते हैं कि तनिष्क ही सबसे बेस्ट रहेगा। तो टाइटन ही एक कंपनी है ये पूरे स्पेस में जो हम मानते हैं कि दूसरों के मुकाबले बेहतर कर सकता है। टाइटन एक प्रिफर्ड प्ले रहेगा इस स्पेस में। HCL टेक पर वागले साहब, अगर आप एक कॉल दे सके, 818 पर है और यहाँ पर धीरे धीरे करके पिछले कुछ मिनटों में आई है खरीदारी, रेडार पर रखना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं? हर्षदा, मैं मानता हूं जब तक ये स्टॉक 825 के ऊपर ट्रेड नहीं होता है, हाँ बिल्कुल एक सपोर्ट मिला है 800 के लेवल पे, बट अभी भी इतनी स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिखाई देती है। 825 अगर निकलता है तो फिर 850 तक जा सकता है, तो मैं तभी मेरे रडार पे आएगा। अंबुजा सीमेंट निचले लेवल से कुछ रिकवरी दिखाने लगा है। आपको याद होगा सुबह से काफी नरम था काउंटर, इनफैक्ट 2-2.5% की गिरावट दिखा रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे नेशनल लेवल से खरीदारी आती हुई। सिद्धार्थ, कोई इंसाइट? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बारी खराब तिमाही रहेगी कंपनी के लिए प्रॉफिट, वॉल्यूम्स और मार्जिन्स के फ्रंट पर। क्या एक सरप्राइज कहीं ना कहीं आ सकता है? देखिए, अगर सरप्राइज आता है अंबुजा में तो वो वॉल्यूम फ्रंट पे आ सकता है, हम मानते हैं। प्रॉफिट के हिसाब से, मुनाफे के हिसाब से 20-22% का एक डी ग्रोथ जरूर दिख सकते हैं, बट बड़े जो दिग्गज थे उसमें जो वॉल्यूम ग्रोथ में जो एक सरप्राइज आया था वही शायद हो सकता है कि रिपीट हो सके अंबुजा में। पर मैं इससे एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉल लेना चाहूंगा। ये पूरे ही दिग्गज स्पेस में लार्ज कैप कंपनियों को नहीं लेके मैं मिड कैप कंपनियां लाइक दालमिया भारत, बिरला कॉर्प या रैमको सीमेंट्स, ये सारी कंपनियों पे बेट करना चाहूंगा, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड, ये सारे कारणों से एक बड़ा डिस्पैचेस हो सकता है सीमेंट स्पेस में। बहुत अच्छा वॉल्यूम रह सकता है आने वाले 3 से 6 क्वार्टर में। ओके, तो सीमेंट पे काफी बुलिश कॉल यहां पर आती हुई इस वक्त। गोदरेज कंज्यूमर ये स्टॉक अचानक तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है, इस पे नजर डालनी चाहिए एक बार आपको। 2-2.5% के आसपास की गिरावट पिछले कुछ मिनटों में अचानक से देखने को मिली है। कोई ऐसी खबर तो नहीं दिख रही यहाँ पे। मानव, इसके चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, जो चार्ट में फॉर्मेशन बना है बेसिकली अगर इसको कैंडलस्टिक्स का अगर एनालिसिस करें तो उसे शूटिंग स्टार फॉर्मेशन कहते हैं। बेसिकली स्टॉक ने आज इंट्राडे बेसिस में अपसाइड ब्रेकआउट देने के बाद बुल्स कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट इनफैक्ट स्टॉक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल के नीचे बंद हो रहा है। एंड जब तक 1700 का एक अहम इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक वो नहीं तोड़ेगा तब तक आई थिंक स्टॉक में नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं आएगी। बट स्टॉक में नया तेजी नहीं करके, बट इनफैक्ट अगर 1700 का सपोर्ट ब्रेक करेगा तो ही स्टॉक में फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1730 का, एंड जो लोअर साइड टारगेट रहेगा उसका इमीडिएट सपोर्ट है करीब 1620 का, सो वो एक इंपॉर्टेंट टारगेट बन सकता है। मानव, IFCI का चार्ट देखिए, क्योंकि यहाँ पर 8% की तेजी है आज। क्या ये लास्टिंग मूव रह सकता है फिर से 32 के आसपास? एक्चुअली स्टॉक देखें भी तो काफी टाइम से इसका एक रेंज बना हुआ है जो करीब 26 और 32 के आसपास था। एंड मेरा ऐसा मानना है जब तक स्टॉक 32 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं दे तो स्टॉक में कोई नई फ्रेश लॉन्ग्स नहीं बनाने चाहिए। इनफैक्ट स्टॉक ने आज भी अगर हम देखें तो इंट्राडे बेसिस में जिस तरह 32 क्रॉस किया बट उसके ऊपर बंद नहीं आया है। सो वी शुड वेट फॉर द नेक्स्ट वीक। वॉल्यूम्स काफी अच्छे लग रहे हैं एंड कहीं ना कहीं स्टॉक अगर फ्रेश ब्रेकआउट देता है एंड उसके ऊपर क्लोज होता है तो ही उसमें फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा ऑन दी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम अराउंड 31। तो जब तक 31 का सपोर्ट सस्टेन रहता है एंड 32 ब्रेक करता है सो ₹1 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली हम लॉन्ग पोजीशन तभी बनाएंगे जो फिर उसके बाद हमें जो अपसाइड विंडो मिलेगा करीब 34-35 तक का है। ओके, चलिए आज बाजार बंद होने का समय हो चुका है और कुछ स्टॉक्स अब
आपको फिर से दिखाते हैं जहां पे अच्छी तेजी आई है। जाते जाते देखिए सीएल एजुकेट, ये स्टॉक अचानक तेजी से उछला है 3% के आसपास, इस पर नजर रखिए। नोएडा टोल ब्रिज में तेजी आती हुई नजर आ रही है। और जेपी इंफ्रा, तो ये 2 इंफ्रा स्टॉक्स हैं। एमईपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एक और स्टॉक है जहां पे काफी तेजी। तो जाते जाते लोगों ने आज इंफ्रा शेयरों में जरूर खरीदारी की है। यूफ्लेक्स इसके अलावा काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। फैक्ट में एक इजाफा देखने को मिल रहा है और विजया बैंक, तो ये है कुल ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज हमने आखिरी मिनटों के दौरान काफी तगड़ी खरीदारी होते हुए देखी है। जो आज नए स्टॉक्स शामिल हुए हैं उनमें से अगर आप देखें तो जीएसएफसी में आखिरी मिनटों में तेज खरीदारी आई है और थोड़ी बहुत एमजीएल में भी आई है। फोर्टिस हेल्थ केयर भी करीब 6% का उछाल इसमें देखने को मिला है। ये दिन भर का ऑफकोर्स मूव है। इसके अलावा ऑफकोर्स 16 शेयर जुड़े हैं आज वायदे बाजार की लिस्ट में। कहां पर दबाव देखा गया? बलरामपुर चीनी, रेमंड, गॉडफ्रे फिलिप्स, ये स्टॉक्स थे जहां पर लोगों ने मुनाफा वसूली की। नहीं तो महानगर गैस, बजाज फिनसर्व, कैनफिन होम्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, चोलामंडलम, इन सब में खरीदारी होती दिखाई दी। वी गार्ड, एमसीएक्स, एमआरपीएल में भी तेजी की ही पोजीशंस आज लोगों ने ली है। दिग्गजों में देख लेते हैं। देखिए बाजार में आज दिन भर दबाव रहा। 100 पॉइंट नीचे सेंसेक्स जाकर टिक रहा है। तो प्रेशर पॉइंट्स क्या थे? आईटीसी 2.5% नीचे, एचडीएफसी में लगभग 2% की गिरावट, टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी मुनाफा वसूली ही हावी थी। तो जो भी मेरे ख्याल में इस हफ्ते लोगों ने इन काउंटर्स में पोजीशन लेकर पैसे कमाए थे, उस लंबे वीकेंड से पहले वो पोजीशंस कुछ हल्की होती हुई, मुनाफा वसूली होती हुई साफ दिखाई दी है। इसमें सिप्ला, एलएनटी, एचयूएल जैसे काउंटर्स भी शामिल है। लेकिन तेजी वाले ट्रेड्स में ओएनजीसी की ओर से एक तगड़ा मूव, मारुति में करीब 2-2.5% की बढ़त। इनफैक्ट ओएनजीसी तो 4% की तेजी पर आज जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही स्मार्ट मूव इसमें आया है। गेल में भी अच्छी खरीदारी, करीब 1% तक की तेजी इसमें नजर आई। सन फार्मा जो इस पूरे हफ्ते नरम रहा है, यहां पर हमने देखा है कुछ तेजी की पोजीशन बनती हुई दिखाई दी। लेकिन मिड कैप में तेजी रही है और ओवर द वीक भी आप देखेंगे कई ऐसे काउंटर्स होंगे जिसमें तेजी रही। आज ऑफ कोर्स एमटेक ऑटो बाजार बंद होते होते एक अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। फेडरल बैंक में 16% का उछाल हफ्ते दर हफ्ते। मुक्ता आर्ट्स में हमने देखा ऑफ कोर्स थोड़ा सा वो बाहुबली का फीवर इन तमाम मीडिया कंपनियों में देखने को मिला है। तो यूएफओ फिल्म्स, पीवीआर ये पूरे हफ्ते काफी एक्टिव रहे हैं। सीमेंट कंपनियों में इंडिया सीमेंट में भी तेजी रही और एआरएसएस इंफ्रा इस समय करीब हल्की सी बढ़त दिखा रहा है। हफ्ते दर हफ्ते आप देखेंगे 12% की तेजी इसमें देखने को मिली। तो मिड कैप्स का हफ्ता रहा है ये जरूर। क्लोजिंग फाइनली 9,304 पर होती हुई निफ्टी में और सेंसेक्स 30,000 के नीचे आ गया। 2 दिन 30,000 के ऊपर टिकने के बाद आज ये 29,911 पर बंद होता हुआ नुकसान के साथ। निफ्टी बैंक हालांकि आज भी 24 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ है, तो यहां पर एक और अच्छी क्लोजिंग कही जाएगी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन मार्केट ब्रेथ आप देखिए बिल्कुल 50-50 की दिखाई दी है। कुल कारोबार 3.25 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिला है। कैश मार्केट का वॉल्यूम 30,000 करोड़ के ऊपर फिर भी निकला है, तो बुरा नहीं है वॉल्यूम। इनफैक्ट आज जिस तरह से लग रहा था कि शायद सीरीज का पहला दिन है, एक्सटेंडेड वीकेंड है, लेकिन अच्छा खासा वॉल्यूम हो चुका है। वक्त है इजाजत लेने का। हमारे सभी मेहमानों से संदीप वागले, सिद्धार्थ सिदानी और मानव चोपड़ा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते हैं स्टॉक 2020 के रिटर्न। और आज का मुकाबला इनफैक्ट कंपटीशन पूरे हफ्ते काफी स्ट्रांग था नीरज और हेमंत के बीच, लेकिन बायोविस्का आप कह सकते हैं हेमंत ने बाजी मारी है। 1.23% के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम किए। नीरज की टीम ने 1.22% के रिटर्न्स कमाए। हेमंत जो आज की बाजी जीते हैं, स्कूटर्स इंडिया, आईटीआई, बीएल, एससीआई इनकी टीम में शामिल था। और नीरज की टीम भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मुक्ता आर्ट्स, निर्लॉन, प्रिज्म सीमेंट में तेजी की पोजीशन। बायोकॉन हाउएवर इन्होंने कहा था कि स्टॉक पिटेगा नंबर्स के बाद, और वही हुआ। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हम लेंगे इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद इस लंबे वीकेंड की तैयारी करेंगे। वीकेंड मस्ती में तो बने रहिए।